आवाज नहीं। राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, चलो दोबारा से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और करते हैं क्लास को शुरू। ये रहे हमारे सवाल और इस पहले सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला सवाल आपका। 3x माइनस वाई ये समीकरण निकाय है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो बताइए लैम्डा का मान के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इसके सॉल्यूशन अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये समीकरण निकाय यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो लैम्डा का मान के बारे में क्या बताएंगे? कोई भी मान हो सकता है। लैम्डा -7/2 होगा, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -7/2 होगा, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 7/2 होगा। तो अगर अद्वितीय हल है, इसका मतलब एक ही सारणिक का मान नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। अद्वितीय है, इसका मतलब सारणिक का मान नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नॉट इक्वल्स टू 0 वाली शर्त लगाएंगे। ये हो जाएगा 3, 2, 1, -1, 1, 2, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। सारणी का विस्तार कर दो। -2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा 4 -1 नॉट इक्वल्स टू 0। -3 लैम्डा -6 -2 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -4 नॉट इक्वल्स टू 0। 4, 5 माइनस लैम्डा 6 और 10, 11। क्या गलती की भाई? 3 -1 लैम्डा 2 1 1 1 2 -3 से माइनस लैम्डा -2 प्लस 1 5 माइनस लैम्डा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -11। सेकंड लाइन में क्या गलती की है? अच्छा, ये 3 लैम्डा आज खाता ही गलती से खुला है। जो गलती भी क्या कमाल की हुई है। 4 लैम्डा, कम से कम 4 लैम्डा माइनस लैम्डा लिख देता तो ठीक था। गलती भी इतनी शानदार होती है कि कोई सोच ही नहीं सकता। गलती भी मतलब अगर खोलना ही था तो 4 लैम्डा माइनस लैम्डा खोल देता तो कम से कम गलती तो बच जाती। 3 से 3 कट गया, -2 लैम्डा -7 नॉट इक्वल्स टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -7/2। लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस का 7/2। साइन इनवर्स x बराबर y, तो क्या सत्य होगा? साइन इनवर्स x बराबर y, तो इनमें से सत्य क्या होगा? वही क्या पता चलता है कौन सी गलती है? दिमाग एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिमाग इधर उधर चला जाए, इतने में कुछ का कुछ हो जाता है।
बस कुल मिला के जब आप पेपर कर रहे हो आपका दिमाग तब वहीं हो, बस आपका दिमाग कहीं जाए नहीं, छोड़ के ना जाए। एक बार एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपका दिमाग कहीं चला गया और फिर वापस आया, इतने में गलती हो जाती है ना। बड़ी दिक्कत है, बड़ी कहानी, ये बहुत मुश्किल है, दिमाग को एक जगह पे रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये साइन इनवर्स है, तो ये जो एक्स है यहाँ वाला, ये तो होता है -1 और +1 के बीच में, जिसमें -1 और +1 दोनों शामिल है, ठीक है। और जो आपका y है ये -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, जिसमें π/2 और -π/2 दोनों शामिल है। ये आपका आंसर होगा, -π/2 से π/2, जिसमें π/2 दोनों शामिल होंगे, ठीक है। साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स है, अगर ये साइन एक्स होता तो अलग हो जाता, साइन इनवर्स है तो यानी यहाँ पे तो -1 से +1 तक कुछ आएगा, यहाँ पे -90 से +90 के बीच में कुछ आएगा। वन प्लस एक्स की पावर होल पावर n c0 + c1x + c2x स्क्वायर एंड डैश 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 cn(x) की पावर n। तो इसका मान कितना होगा, c0/2, c1/3, c4/4, cn/n+2। अब ये मामला पेचीदा है, ये 4 नहीं है 2 है। हाँ, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन करते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट समाकलन से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट समाकलन करने पर x²/2 आता है, c1 के नीचे 2 आता है, यहाँ पे 3 आया है, मतलब एक ज्यादा आया, यानी इसे हमें पहले x से गुणा करना पड़ेगा, है ना, x से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। पहले इसे x से गुणा करें और उसके बाद समाकलन करें तो ये बैठेगा। दोनों तरफ x से गुणा करने पर और इसके बाद करें इसका समाकलन, तो एक पावर तो x के गुणा करने से बढ़ गई, एक समाकलन करने से बढ़ जाएगी, और फिर x का मान 1 रख देंगे। इस साइड समाकलन करेंगे, खंड से लगा दो, इसे रखो u में, इसे रखो v में, तो u बाहर, v का समाकलन 1 + x की पावर n+1/n+1 माइनस x का अवकलन 1, इसका समाकलन n+1 +1, फिर n+1 का एक बार और हो जाएगा, n+2 हो जाएगा बट्टा n+1 n+2। c0 x²/2, c1 x³/3, c2 x की पावर 4/4 एंड डैश cn x की पावर n+2/n+2। अब x का मान 1 रख दो,
2 की पावर n+1 समाकलन नियतांक भूल गए, समाकलन नियतांक c समाकलन नियतांक c का मान निकालो x का मान 0 रखने पर। सॉरी, x का मान 0 रखकर c का मान निकाल लो। x का मान 0 रखते ही वो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/n+1 n+2। इधर ये सब 0 हो गए, प्लस खाली c बचेगा, c का मान आ गया -1/n+1 n+2। फिर इसको इधर ले आओ, c इधर आ जाएगा तो 2 की पावर n+1 बट्टा n+1 माइनस 2 की पावर n+2 माइनस माइनस प्लस। ये तो हमारा हो गया मेन तरीका, ऐसे काम करेगा मेन तरीका, जो कि काफी लंबा जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते, जुगाड़ तो अपनी जगह है ही, जुगाड़ वाले तो है ही, ये मेन तरीका है, ये जो तरीका किया है ये मुख्य तरीका है। अब लघुत्तम लो, लघुत्तम लेके ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लो और पता कर लो, तो ये आपका हो गया मुख्य विधि। और फिर बात करते हैं कि भाई जुगाड़ में क्या हो सकता है। जुगाड़ में ये हो सकता है कि भाई n का मान कुछ रख लो, n का मान 1 या 2 या 3, कम से कम 2 रख लो, 2 रखोगे तो चेक कर लोगे, 2 तक चेक करके आप ऑप्शन मिला सकते हैं। n का मान 2 रख के ऑप्शन मिलवा सकते हो, है ना। एक पे तो हो सकता है ऑप्शन टकरा जाए, n का मान 2 रख लो, थोड़ा सेफ होगा। n का मान 2 रखेंगे तो यहां तक आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो यहां तक आएगा, तो C0 का मान 1 हो गया 1/2, प्लस 2C1 का मान 2 हो गया 2/3, 2C2 का मान 1 हो गया 1/4, लघुत्तम आया 12, तो ये 6 प्लस 8 प्लस 3 17/12। अब देखो n का मान 2 रखने पर 17/12 कौन देता है, तो 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 जो कि 8 हो गया, 8 गुणा 2 16 और 1 17, 17/। n बराबर 1 से भी आ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है n बराबर 1 जो होता है ना उससे ऑप्शन टकरा जाते हैं, बहुत सस्ता जुगाड़ करते हैं ना, तो कई बार ऑप्शन टकरा जाते हैं, और ऑप्शन टकराते ही फिर डबल मेहनत हो जाती है, फिर दोबारा जाओ, दोबारा चेक करो, दोबारा चेंज करो, तो इससे अच्छा है कि इतना सेफ भी ठीक नहीं रहता, एक की बजाय 2 चेक कर लो, 2 से कम टकराने के चांसेस है। 1 पे तो क्या होता है कई बार थोड़ा भी ठीक से ऑप्शन बनाए हो तो 1 पे टकरा जाते हैं, और 2 पे मोस्टली नहीं टकराते, क्योंकि 1 के लिए सोचता है, 2 के लिए कौन सोचेगा, तो थोड़ा सा ऑप्शन ठीक रख लेते हैं, वरना क्या होता है एक पे टकरा गया, टकराते ही आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, आपने ए ऑप्शन चेक कर लिया गलत हुआ, बी सही हुआ, सी गलत हुआ, डी सही हुआ, तो सारा काम मेहनत बेकार हो गई, वापस से n बराबर 2 के लिए फिर से शुरू करो।
तो फिर n बराबर 2 के लिए शुरू करो तो सीधा ही n बराबर 2 से सही हो जाता, वो ठीक है। दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जुगाड़ के रास्ते बंद कर देता है, और ये बड़ा गंदा काम है। तो आपको मेन ट्रिक जुगाड़ का कैसे बंद कर देगा, n का मान 15 खुद ही रख देगा कि n का मान 15 है, अब करके दिखाओ, तो खुद ही जुगाड़ के रास्ते बंद कर दे, तब क्या कर लें। सोचो, ये तो मेन तरीके से मत मिस करना, मेन तरीका तो मेन तरीका ही होता है। ये तो बंदे ने जुगाड़ छोड़ा तो ये हो गया। अगर सोच करो ये n की जगह 15 रख के छोड़ देता, 15 क्यों रखता, 10 ही रख देता, n की जगह 10 रख देता, तो भी हमारे जुगाड़ सारे फेल हो जाते। तो इसलिए मेन ट्रिक अपना काम करती है, शॉर्ट ट्रिक अपना काम करते हैं, जुगाड़ अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो सब चीजों के साथ तैयार रहो आप, जैसा सवाल वैसा तरीका। कई होते हैं वो खाली जुगाड़ जुगाड़ पे चलते हैं, भाई जुगाड़ कभी बंद कर सकता है। 2022 में जुगाड़ बंद किए थे ना, 2022 में जुगाड़ बंद किए थे, मार्केट पूरा धराशायी हुआ था, है ना। 2022 में मार्केट क्रैश हुआ है, तो उससे 2022 से सीख लें कि जुगाड़ अपनी जगह है, मेन ट्रिक अपनी जगह है, दोनों साथ साथ चलाओ। तो इसके अंदर समिति तो है, क्योंकि मोड लगा पड़ा है, तो मोड लगा पड़ा है तो समिति की तो कोई इश्यू है नहीं। समतुल्यता का अगर दोनों बराबर रख दें तो 0 आएगा, 0 1/2 से बड़ा है, नहीं, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सेम लेंगे, ए आर ए लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस ए, जो कि आ गया 0। क्या 0 1/2 से बड़ा है, नहीं, ये तो नहीं है, यानी गलत आया, गलत आया मतलब समतुल्य नहीं है। समित है, समतुल्य नहीं का है कोई। संक्रामक, संक्रामक तो तुल्यता तो कट ही गया, समतुल्य नहीं है तो तुल्यता तो है ही नहीं। संक्रामक चेक करना पड़ेगा क्या, संक्रामक चेक करना पड़ेगा, क्या संक्रामक है। तो संक्रामक है तो ए का बी के साथ लेते हैं, ए का सी के साथ ले लेते हैं, ए का सी के साथ है, इसका मतलब ए माइनस सी बड़ा है 1/2 से, सी का बी के साथ है, संक्रामक लग नहीं रहा यार, सी माइनस बी बड़ा है 1/2 से। तो क्या इन दो पे कह सकते हैं कि ए और बी, ए माइनस बी बड़ा होगा 1/2 से। अगर हम a बराबर 1 ले लें तो ये गलत हो तो सकता है, a बराबर 1 ले लें, b बराबर b बराबर 1/2 ले लें, और c बराबर 1/2 ले लें, और b बराबर 3/4 ले लें। हाँ सही है, वो भी तो सही है। तो एक ले ले 3 4, और 3 4 4 3, ये ले लो 3 4 4 3, तो 3 3 3 3 तो हो गए यार, 3 4 4 3 3 3 हो तो गए, 3 3 नहीं हुआ, नहीं हुआ,
3 3 नहीं हुआ, 3 4 का है, 4 का 3 के साथ है, पर 3 का 3 के साथ नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं में चला गया। हाँ, और भी हो जाएंगे कई, और भी कई हो जाएंगे। ठीक है, तो संक्रामक नहीं है। लग भी नहीं रहा था, ऐसे पता भी लग रहा था कि वैसे कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा जो काट करेगा इसकी। ओमेगा इकाई का मूल है। संक्रामक के मामले में थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे संक्रामक में जैसे डाउट ही रखा करो, संक्रामक नहीं में ज्यादातर केसेस है ना, वो संक्रामक नहीं में ही जाते हैं, तो इसलिए संक्रामक के मामले में जल्दी से हाँ मत भरा करो। हाँ हाँ हाँ, क्या पूरा खोलना पड़ेगा? ये बात तो सही है यार, ये बात तो है। R1 में अगर R3 जोड़ दें, R1 में R3 जोड़ दें, ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा, आइटा से आइटा कट गया, -1 से -1 कट गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर -1 आ गया। अगर हम दूसरी पंक्ति को मिलाएं तो दूसरी पंक्ति इसके सामने सेम होगी, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 हो गया, तो आपकी पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2 सेम होगी, R1 बराबर R2, और पंक्ति सेम होते ही सारणिक का मान 0 हो गया। तो ये 0 आ गया। R1 में R3 जोड़ने पर, R1 R3 को जोड़ने पर R1 R2 सेम हो गई, जिससे सारणिक का मान 0 हो गया। ठीक है, अगला सवाल।
अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस समीकरण के मूल है। तो इनका मान कितना होगा? ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हल्का सा। शाबाश, पकड़ में आ गई बात, है ना? पकड़ में आ गई ना? थोड़ा सा हल्का सा एंगल को चेंज कर दिया इसने। अगर आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब का पद नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर एक्स की पावर 3 का पद नहीं है, गौर करो। और अगर एक्स की पावर 3 का पद नहीं है, अगर एक्स की पावर 3 का पद नहीं है, तो चारों मूलों का जोड़ 0 हो गया। चारों मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि एक्स की क्यूब का गुणांक नहीं है इसमें। देखो, समीकरण में एक्स की क्यूब नहीं है, एक्स की पावर 4 है, उसके बाद में सीधी 2 आ रही है, 2 के बाद सीधी 1 आ रही है, 3 गायब है। 3 गायब है तो चारों मूलों का जोड़ 0 होगा। अब चारों मूलों का जोड़ 0 होगा तो 3 मूलों का योग चौथे मूल के बराबर होगा, है ना? तो अल्फा बीटा गामा का जोड़ माइनस डेल्टा के बराबर होगा, इंटू अल्फा गामा डेल्टा का जोड़ माइनस बीटा के बराबर होगा, इंटू अल्फा बीटा डेल्टा का जोड़ गामा के बराबर होगा, इंटू बीटा गामा डेल्टा का जोड़ माइनस अल्फा के बराबर होगा। सारे माइनस प्लस हो गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और चार चार मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक एक में माइनस, दो दो में प्लस, तीन तीन में माइनस, चार चार में प्लस। तो अंतिम गुणांक k बटा 1, क्योंकि k आ गया। एक एक का योग में माइनस आता है, दो दो के योग में प्लस आता है, तीन तीन में माइनस आता है, चार चार में प्लस आता है। एक एक में माइनस माइनस बी बटा ए, दो दो में प्लस सी बटा ए, तीन तीन में माइनस डी बटा ए, चार चार में ई बटा ए। तो ई कौन सा होता है? जो लास्ट वाला होता है। लास्ट कौन है? के बटा ए, के आ गया। तो सवाल में हल्का सा यहाँ जो है ना, ये देखो थोड़ा सा घुमा दिया, अब दिमाग में नहीं आती है बात। अब ये किया हुआ होता है तो वो याद आ जाता है, नहीं किया हुआ होता तो पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या चल रहा है, कैसे निकलेगा, इतनी इतनी गुणा कैसे होगी? गुणा थी ही नहीं, ये तीन चार चार का जोड़ 0 दिया हुआ था, तो तीन उस चौथे के रूप में आ जाएंगे, फिर ये 4 की गुणा बन जाएगी और उसमें मान आ जाएगा। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल था। इसका कोणांक बताइए। हाँ, फर्स्ट टाइम है ना, तो फर्स्ट टाइम नहीं आता दिमाग में। अब कर लिया ना, अब अगली बार करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी।
तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 3 है। ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा जो कोणांक होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, वो होता है माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा। तो थीटा का मान निकाल लो, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा एक्स। y का मान -1, x का मान -√3, tan इनवर्स 1/√3 यानी π/6। पाई माइनस π/6 5π/6, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट नंबर 3 था। क्वाड्रेंट नंबर 3 का जो कोणांक होता है वो होता है माइनस पाई माइनस थीटा। पहले थीटा वहां से निकाल लो, थीटा का मान यहां रख दो और सॉल्व कर लो, ये कोणांक हो गया। अगर ए का पूरक ए डैश हो तो ए यूनियन बी का डैश कितना होगा? ये कौन सी थ्योरम है? बिल्कुल, ये होगी डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन प्रमेय। ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ए का डैश द माइबर नहीं, डी मॉर्गन दोनों का साउंड एक जैसा सही लगता है। डी मॉर्गन, द माइबर जो थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में थे। ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। लिमिट एन टेंड्स टू अनंत 1 प्लस 1/n², 1 प्लस 2/n², 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटा n²। और एक्चुअली ये सब टू ही है। लिमिट एन टेंड्स टू अनंत 1 प्लस 1/n², 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा n² प्लस 1/3 का स्क्वायर बटा n² एंड सब गुणा होते होते लास्ट में 1 प्लस n² बटा n² और पूरे की पावर 1/n। तो ये समाकलन वाला आ गया, समाकलन की सहायता से योग ज्ञात करने वाला। लेकिन इस बार एक नई चीज एक्स्ट्रा आई है, वो है गुणा में आए हैं। अब तो गुणा में नहीं आते थे, अब पहली बार गुणा में आए हैं, तो इसको हम L मानेंगे कि माना ये L के बराबर है। इस आंसर को L मान लिया, जो भी लिमिट आएगी उसका नाम L है।
दोनों तरफ log लेने पर log लेने पर 1/n आगे, ये सारी गुणा प्लस में बदल जाएगी। सिग्मा, इसे जोड़ में लिखने पर 1+r²/n², r का मान 1 से लेकर n तक। अब इसे समाकलन में चेंज कर लो। समाकलन 1/n की जगह x dx, r/n की जगह x, तो ये हो गया log 1+x² dx। लिमिट 1/n, 1/n का 0 हो गया, n/n 1 हो गया, बराबर में log l। समाकलन करने के लिए खंड से लगाना होगा। खंड से यूज कर रहा हूं। log 1+x² बाहर, 1 का समाकलन x, इसे u मान रहा हूं, अच्छा इसे v मान रहा हूं, सॉरी, इसे v ले रहा हूं, इसे u ले रहा हूं, माइनस इसका अवकलन तो 1/1+x², x² का अवकलन 2x, 1 का समाकलन x और dx। 2 बाहर कर दो, लिमिट लगा दो, लिमिट है 0 to 1, 2 बाहर, 1 जोड़ने पर 1 घटाने पर, अलग अलग करके समाकलन कर दो। 1 रखने पर ये आ गया 1 इंटू log 2, 0 रखने पर 0, 2 कट गया, 1 आ गया, 1 का x, उसका tan इनवर्स x। लिमिट 0 to 1, log 2 minus 2, 1 minus π/4, 0 minus tan inverse 0, 0। log 2 minus 2, 1 minus π/4, या माइनस बाहर निकाल लो, π/4 माइनस 1 कर दो। ये log l हो गया, log हटा दो, l बराबर आ गया e की पावर log 2 प्लस 2 गुणा π/4 माइनस 1, अलग अलग, e log 2 अलग, इंटू e की पावर 2 गुणा π/4 माइनस 1 अलग। लो e की पावर log 2 2 बन गया, ये 2 हो गया, e की पावर, ब्रैकेट खोलो तो π/2 माइनस 2 हो गया। ये आपके l का मान आ गया, 2 गुणा e की पावर π/2 माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। ब्रैकेट खोलोगे तो e π/2 माइनस 2।
ठीक है, तो ये जैसे इस योग वाले सवाल है, ये बड़े फेमस सवाल है, ये बड़े अच्छे सवाल है क्योंकि पेपर में आते हैं इस टाइप के, ये पसंद है इस टाइप का, बंद करवाना, पैक कराना, फिर समाकलन में बदलवाना, फिर समाकलन करवाना। लगभग आप हर रोज एक सवाल ऐसा दिख ही जाता है ना अब तक, तो इनको कर लो अच्छे से। अगर x z में है, z का मतलब पूर्णांक है, z का मतलब पूर्णांक से, अगर z पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स छोटा है 115 से, यहाँ पे बिना मतलब में ये तोड़ फोड़ करवाए गए। भाई आंसर जो होगा वो अपने मूल नेगेटिव होगा, अपने मूलों के बीच में होगा, नेगेटिव होगा अपने मूलों के बीच में होगा, है ना, नेगेटिव होगा अपने मूलों के बीच में होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115 और लेस देन 0 हो गया। ठीक है, ये बात पक्का है कि जो बड़ा होगा, आगे माइनस आ रहा है, इसके मतलब बड़े वाला प्लस का होगा, बड़ा प्लस का होगा, आएगा माइनस का बाद में पक्षांतरण होके, और छोटा जो होगा वो माइनस का होगा, प्लस का आएगा बाद में माइनस का हो जाएगा, बड़ा प्लस का होगा, छोटा माइनस का होगा। ठीक है, और जो दोनों मूल होंगे हमारे वो मूलों का योग 1 आएगा, मूलों का गुणनफल माइनस 115 आएगा। तो टुकड़े तो इसके हो नहीं रहे, तो अब इसे सीधा ऑप्शन से करें या यहां से करें। हाय बाप रे, मरवा दिया। गुणनखंड इसके आएंगे 13 गुणा 12 कितना होता है? ज्यादा हो गया, 12 11 132 और 11 10 110, तो एक 11 के आसपास होगा और एक 10 के आसपास होगा, 11 और 10 होंगे, और जो बड़े वाला होगा वो माइनस का होगा, प्लस का होगा, तो माइनस 10 से 11 तक, माइनस 10 नहीं, ऑप्शन सही है, ऑप्शन गलत नहीं है। सवाल को ध्यान से देखो तो सवाल ने दिमाग से खेला है कि भाई उत्तर तो आपका दशमलव में आएंगे, इसके गुणनखंड तो दशमलव में आएंगे, लेकिन इसने कहा है कि x के मान सिर्फ z वाले लेने, x के मान सिर्फ z वाले लेने, तो फिर x के मान वो लेंगे जो z होंगे, जो z z होंगे वो लेंगे,
तो जेड देखेंगे कहाँ, अब मूलों के बीच में उत्तर आएगा, मूलों के बीच में जो जेड आएगा, पहले वाले जेड से मूलों के बीच में जो दूसरा लास्ट जेड आएगा, वो दो जेड के बीच में उत्तर हो जाएगा। तो सवाल ने तो परफेक्ट काम किया, एकदम सवाल ने तो एकदम परफेक्ट काम किया। ठीक है, आ जाओ एक बार इसको दिखाता हूं, इसमें तो उसमें दिख जाएगा। आएंगे दशमलव में, क्योंकि इसने जानबूझ के ये 115 इसी वजह से डाला है कि टुकड़े ना हो, है ना, वो तो जानबूझ के डाला ही इसलिए गया है टुकड़े ना हो। आगे एक्स जेड में लिख ही दिए इसने, ताकि उसके आसपास वाले जो पूर्णांक वाले मान है वो ले लो और दशमलव वाले मानों को छोड़ दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115, यार ये क्या हो रहा है। मैंने समीकरण गलत लिखी है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ अब ठीक है, इसका ही दिमाग खराब हो गया। ये देखो ये ग्राफ है, परवलय के शेप आएगा। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ के जो आंसर है ना वो दशमलव में ही है। ये देखो 11 पॉइंट, दूसरा -10.234, दोनों दशमलव, लेकिन हमें सिर्फ पूर्णांक पूर्णांक वाले लेने हैं। तो पूर्णांक पूर्णांक वाले लेंगे तो ये -10, तो इसे -10 से लेकर 11 से पहले पहले, -10 से लेकर 11 के पहले पहले, देखो सारे नंबर दिख जाएंगे, दिख रहे, पूर्णांक स्टार्ट करो। ये देखो ये रहा माइनस, पहला पूर्णांक कौन सा आएगा, माइनस का 10, फिर माइनस के 10 से लेकर यहां तक, यहां तक भी 11 आ गया क्या, अभी देख लेते हैं। ये देखो ये लो 11 इधर रह गया, तो -10 से लेकर 11 तक, -10 से लेकर 11 तक, ठीक है ना। तो वो तो जानबूझ के इसको बनाया गया था कि भाई वो x के जो मान आए वो दशमलव में आए, लेकिन दशमलव लेने के लिए नहीं कहा गया, ऊपर कहा गया था x z में लेना। तो वो जो उत्तर आए, वो जो दो मूलों के बीच में जो सारे उत्तर आए, उस उत्तरों में से केवल पूर्णांकों को लेना है, सिर्फ पूर्णांकों को लेना है। तो पूर्णांक शुरुआत होगी, मूल आ जाएंगे, मूलों के बाद में इधर से पहला पूर्णांक और इधर से पहला पूर्णांक, वो पूर्णांक ले लेंगे। तो -10 से लेकर 11 तक, ये आपका आंसर हो गया।
-10 से लेकर 11 तक। या तो इसको लगभग मूल निकालते, इसके मूल निकालते देखते कि लगभग जो मूल है वो कहाँ तक जा रहे हैं, फिर उससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक लेते। मतलब ये कैलकुलेशन करवाना चाहता था, ये सवाल कैलकुलेशन करवाना चाहता है। कैलकुलेशन करो, आप मूल निकालो, लगभग निकालो, कोई बात नहीं है, लगभग निकालो, फिर उससे आगे वाला पूर्णांक, उससे आगे वाला पूर्णांक ले लो, और वो जो पूर्णांक पूर्णांक वाले उत्तर है वो अपने पास रख लो, वो आंसर है। तो -10 से लेकर 11 तक हो गया। और अब हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप चेक करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। बाय ऑप्शन जाओगे तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई हो सकती है, जैसे 11 को ट्राई करें। 11 को ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई 10 वाले ऑप्शन कट जाएंगे। 11 से स्टार्ट 11 तक जा रहा है और ये 10 बता रहा है, तो गलत हो ही जाएगा। तो 11 चेक करें तो ये हो जाएगा 121। 121 माइनस 11, क्या ये 115 से छोटा आएगा? जवाब है हाँ, क्योंकि 110 आएगा। 110 115 से छोटा होता है। सत्य कथन, सत्य कथन तो बी ऑप्शन कट गया और डी कट गया। बी और डी तो कट गया। फिर -11 ट्राई करो, -11 काम करेगा या नहीं करेगा? ये तो कह रहा है -11 से आगे चलना है, ये कह रहा है -11 को लेके चलना है। पता चल जाएगा लेके चलना है या छोड़ के चलना है। -11 रखेंगे तो 121 प्लस 11, क्या ये 115 से छोटा है? नहीं, ये तो 115 को पार कर गया। तो 11 माइनस का 11 नहीं ले सकते, तो ये कट हो गया। तो आपका अपने आप ही सी वाला ऑप्शन बच गया। तो बाय ऑप्शन जाएंगे तो जल्दी हो जाता है। अगला सवाल, ए यूनियन बी 5/6 है, ए इंटरसेक्शन बी 1/3 है, और पी भी 1/2 है। पी ए का मान कितना होगा? श्रीधराचार्य लगाने से वो कैलकुलेशन बढ़ जाती, कैलकुलेशन बढ़ जाती, हो जाता। अगर किसी की कैलकुलेशन ठीक है, वो लगभग में जल्दी उत्तर निकाल सकता है, तो वो उसके साथ जा सकता है। मुझे तो कैलकुलेशन वाला सवाल दिखते ही है ना, मैं करूँ ही नहीं, सोचता ही नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कैलकुलेशन आ गया मतलब एक बार रहने देते हैं। मेरा हमेशा एटीट्यूड यही रहता है, जिसमें भी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन, थोड़ा सा भी नंबर एक तय सीमा को पार कर जाता है ना, 7 8 11, इनको कोई भी नंबर पार कर जाता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये बाद में करने का सवाल है। कुछ भी हो यार, वो थोड़ी बहुत भी गुणा है तो हमें आदत ही नहीं होती गुणा करने की, हमें छोटी मोटी गुणा करने की आदत नहीं होती है। वो श्रीधराचार्य लगा सकते थे उसके अंदर, लेकिन वो आए श्रीधराचार्य लगाएंगे, वो स्क्वायर होगा और अंडर रूट होगा, छोड़ रहे। तो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन दिखती है, मेरा मन कहता है छोड़ दो, देखेंगे बाद में, टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोग इनको इस कैटेगरी में रख सकते हो कि भाई 10 या 12 तक का कोई नंबर आता है तो ठीक है, 10 या 12 से ऊपर का नंबर आए तो बाद में मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी की बराबर होती है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी बराबर हो गया 5/6, पी ए हो गया हमारा, निकालना है, पी बी हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 1/3, 4/6, 2/3। अगर ये फलन संतत है, x बराबर 1 पर अगर ये संतत है, तो a और b का मान कितना होगा? a b का मान कितना होगा?
संतत है, इसका मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान सब बराबर होंगे। इस पे दाईं सीमा निकलेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बट्टा वट्टा तो है नहीं, तो सीधा x का मान 1 रख दो, सीधा x का मान 1 रख दो, क्योंकि लास्ट में h का मान तो 0 रखोगे, है ना, लास्ट में h का मान तो 0 रखोगे। हाँ, बट्टे में कुछ होता तो कटता पट्टा, अब कोई कटने वटने वाला तो है नहीं, सीधा x का मान 1 रखो, तो ये आ गया 3a प्लस बी, ये आपकी आ गई आपकी दाईं सीमा, ये आ गया 5a माइनस 2b, ये आ गया बाईं सीमा, ये आ गया फलन का मान, तीनों बराबर होंगे, तो 3a प्लस बी बराबर 11, 5a माइनस 2b बराबर 11, है ना। दाई बाई सीमा क्या फर्क भाई, दाई बाई सीमा में तब तो कोई रोल प्ले होता है, अगर बट्टे में कोई एक्स होता, कुछ कटता, कुछ और सॉल्व होता, क्या सॉल्व होगा, आप दाई सीमा निकालोगे, लास्ट में एच का मान 0 रख दोगे, आना तो एक्स बराबर 1 ही है, तो एक्स बराबर 1 रखने से जो आएगा वही आएगा, है ना। नहीं तो बट्टे में कुछ हो तो कटे और हो तो आंसर चेंज होता है, नहीं तो क्या चेंज होता है, वही आ जाता है वापस। तो ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करते हैं 6a प्लस 2b बराबर 22, दोनों समीकरण को जोड़ने पर 2b कट गया, 11a बराबर 33, a बराबर 3, a का मान 3 रखने से 9, b का मान 2, a 3 b 2, a 3 b 2, ये आपका आंसर आ गया, सही है। अगला सवाल, अगर ये वृत्त इस रेखा को स्पर्श करता है, अगर यह वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर स्पर्श करती है, मतलब केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होगा, केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होगा, तो P बराबर R। केंद्र कितना है वृत्त का, जो वृत्त आपको दिया गया उसका केंद्र है 0 0, त्रिज्या A, केंद्र 0 0, त्रिज्या A। हाँ, केंद्र से लंब डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 0 माइनस P बट्टा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया, बराबर त्रिज्या, त्रिज्या A के बराबर है, तो P बराबर A आया, P का मान A के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल, अच्छा आपकी एक सजेशन क्लास, गाइडेंस क्लास ले लें अभी, एक जस्ट थोड़ी देर बाद में ब्रेक देके, आधे घंटे का ब्रेक देके या 15 मिनट का ब्रेक देके एक सजेशन क्लास कर ले, है ना, एक क्लास कर लें अभी। क्या कहते हो?
समय है आप लोगों के पास। हाँ, फर्स्ट ग्रेड वालों के जिनके एग्जाम है, जो एग्जाम दे रहे हैं अभी फर्स्ट ग्रेड का, उन लोगों के लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मैन तो अभी तो सब कुछ फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड ओरिएंटेड ही चलेगा। जब फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा 10-12 दिन बाद, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों पे बात कर लेंगे। फिर सेकंड ग्रेड ही सेकंड ग्रेड है, फिर सेकंड ग्रेड ही सेकंड ग्रेड है। तो क्लास खत्म करके अभी 10-15 मिनट का ब्रेक देके फिर क्लास ले लेते हैं, चर्चा की क्लास, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इनके ऊपर। तो आ जाओ। इस ग्राफ का शेप कैसा होता है? ये वी शेप होता है, दो रेखाओं से बनता है ये, दो रेखाओं से। मोड को हटाओगे दो चीज आएगी, प्लस माइनस एक्स माइनस 2, सही है। एक रेखा होगी y बराबर एक्स माइनस 2, एक रेखा होगी y बराबर माइनस एक्स माइनस 2। एक माइनस 2, एक 2 से पहले पहले बनेगी, एक 2 के बाद की होगी। तो ये रेखा ऐसे बनती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि दो रेखा खंड हो गए, एक रेखा आपकी आती हुई, एक जाती हुई, है ना। x बराबर 2 से पहले दो रेखा खंड, दो सरल रेखा के दो खंडों का एक युग्म, है ना। चलो बस ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद, अगली क्लास में मिलते हैं, डिस्कशन क्लास में फिर चर्चा करते हैं, है ना। तो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं शेड्यूल करता हूँ 15 मिनट, लगभग 4:15 के आसपास, 5:15 5:20 पे हम क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके।